नमस्कार, ये कहानी है कुर्था असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की यानी AC 215। आज के इस विश्लेषण में हम 2025 के चुनावी नतीजों का एक क्लिनिकल और डेटा ड्रिवन ऑटोप्सी करेंगे। ये सिर्फ एक चुनाव की आम सी बात नहीं है, हम जमीन से जुड़े आंकड़ों का एक बेहद गहरा और अथॉरिटेटिव अध्ययन कर रहे हैं जो अगले चुनाव यानी 2030 के ब्लूप्रिंट की असली नींव रखेगा। आइए इस हाईली स्ट्रक्चर्ड एजेंडा पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, चुनावी आंकड़ों को समझेंगे, नतीजों की एनाटॉमी देखेंगे, ऐतिहासिक पैटर्न्स पर बात करेंगे और आखिर में 2030 की ठोस रणनीति तैयार करेंगे। पहला हिस्सा, कुर्ता की मिट्टी की नब्ज। किसी भी राजनीतिक रणनीति को बनाने से पहले जमीन और वहां की भौगोलिक सच्चाई को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अरवल जिले का कुर्था क्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां लगभग 92.6% आबादी पूरी तरह से ग्रामीण है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि यहां शहरीकरण की बेहद कमी है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यानी खेती के अलावा रोजगार के अवसर यहां ना के बराबर हैं। इस वजह से एग्रीकल्चर पर एक मैसिव स्ट्रेस आ जाता है। यही भौगोलिक सच्चाई इस क्षेत्र की पूरी राजनीति को चलाती है। मिट्टी की नब्ज को समझने के बाद चलिए अब सीधे 2025 के इलेक्टोरल बेसलाइन डेटा पर आते हैं। ध्यान से देखिए, जीत और हार का अंतर बेहद मामूली था। जेडीयू को 44.90% वोट मिले जबकि आरजेडी को 41.59%। फैसला सिर्फ 3.31% का था, यानी गिनकर सिर्फ 5,481 वोट्स। ये रेजर थिन मार्जिन साफ बताता है कि मुकाबला कितना करीबी था। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये आंकड़े एक मैथमेटिकल सीलिंग कैसे तय करते हैं। यादव वोट बेस 14.26% है। ये एक मजबूत फाउंडेशन तो जरूर देता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। कुशवाहा और भूमिहार आबादी के साथ जब तक EBCs यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का समर्थन नहीं जुड़ता, तब तक जीत का गणित मैथमेटिकली पूरा हो ही नहीं सकता। अब नतीजों की इस एनाटॉमी पर आते हैं। सबसे दिलचस्प बात यहाँ नेताओं के बारे में नहीं, बल्कि सिस्टम की सच्चाई के बारे में है। 46%। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये अरवाल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग यानी कुपोषण की वजह से रुकी हुई ग्रोथ का दर है। और इसके साथ ही 66% गर्भवती महिलाएं सिवियर अनीमिया का शिकार हैं। एक समाज के तौर पर ये नंबर्स बेहद चिंताजनक और दिल तोड़ने वाले हैं। इन स्वास्थ्य आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वापस सोचिए उन 5,481 वोटों के अंतर पर। पुनपुन बराज का फेल होना और बोलेपल्ली कनाल का सूख जाना सीधे तौर पर किसानों की परेशानी और उनके गुस्से का कारण बना। पानी की इस कमी ने आर्थिक तंगी को बढ़ाया, जिसने सीधा वोटों को प्रभावित किया। ये साबित करता है कि हाइड्रोलॉजी यानी जल प्रबंधन सीधे तौर पर सफोलॉजी को तय करता है। यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि किसी भी डेटा ड्रिवन एथिकल कैंपेन का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। कैंपेन को भारत के संवैधानिक मूल्यों में जुड़ा होना चाहिए। सार्वजनिक विमर्श को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना और संकटग्रस्त किसान समुदायों की ह्यूमन डिग्निटी यानी उनके आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना ही असली राजनीति है। सही प्रचार वही है जो लोगों की गरिमा को बचाए रखे। अब आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल पैटर्न्स और डेमोग्राफिक्स पर। मतदाताओं की याददाश्त और उनका व्यवहार कैसे बदला है, ये देखना जरूरी है। वोटर टर्नआउट का ये लगातार बढ़ना एक बहुत साफ कहानी कहता है। 2015 में ये 49.91% था, 2020 में 57.26 और 2025 तक आते आते बढ़कर 64.03% हो गया। बायपोलर कॉन्टेस्ट्स में जब भी मतदान में ऐसी जबरदस्त तेजी आती है तो ये आमतौर पर एक बड़ी एंटी इनकम्बेंट लहर होती है, जिसका खामियाजा इनकम्बेंट्स को भुगतना पड़ता है। अगर हम उम्मीदवार की प्रोफाइल देखें तो उनकी छवि बिल्कुल साफ थी। 0 क्रिमिनल केसेस और एक मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड उनकी बड़ी ताकत थी। लेकिन वहीं EBC समुदाय तक उनकी पहुंच की कमी और जमीनी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क का पूरी तरह बिखरा होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। ये दिखाता है कि एक शानदार प्रोफाइल भी कमजोर ग्राउंड नेटवर्क की भरपाई नहीं कर सकती। और ये चतुर्मुखा डॉक्ट्राइन मैप सिस्टम की इन्हीं कमजोरियों को शानदार ढंग से पॉइंट आउट करता है। रिसोर्सेज यानी संसाधनों के मामले में रेटिंग हाई थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रेटिंग बेहद लो थी।
कमजोर महिला और युवा विंग और डराए हुए पोलिंग एजेंट्स ने ग्राउंड कमांड स्ट्रक्चर को पैरालाइज करके रख दिया। चाहे जितना भी पैसा लगा हो, वो जमीनी सिस्टम के फेलियर को ठीक नहीं कर सका। अब वक्त है आगे की रणनीति तैयार करने का। अगले चुनाव साइकिल के लिए हमारा फोकस गवर्नेंस और स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट पर होगा। यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि अब पैसिव मोबिलाइजेशन से एक्टिव डिफेंसिव पोस्चरिंग की तरफ मुड़ना होगा। अब सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने से काम नहीं चलने वाला। विरोधियों के आक्रामक अभियानों को रोकने और उनकी रफ्तार तोड़ने के लिए एक सुरक्षात्मक लेकिन बहुत ही प्रोएक्टिव रवैया अपनाना पड़ेगा। ये 4 फेज विन बैक स्ट्रैटेजी अगले चुनाव का बेस बनेगी। D730 यानी 730 दिन पहले बूथ कमिटीज को दोबारा बनाने से काम शुरू होगा। फिर D365 पर एक नया नैरेटिव सेट किया जाएगा। D180 पर जमीनी कार्यकर्ताओं की फील्ड में एंट्री होगी और आखिरी 90 दिनों में यानी D90 में गेट आउट द वोट और माइक्रो लॉजिस्टिक्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक बिल्कुल प्रिसाइज क्रोनोलॉजिकल एस्केलेशन। इस रणनीति में कुछ हाइपर लोकलाइज्ड टैक्टिकल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे जल सत्याग्रह जो किसानों की सिंचाई की समस्या पर केंद्रित है। आधी आबादी पूरा हक से महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे उठाए जाएंगे। बेरोजगारी पर चर्चा के लिए रोजगार चौपाल्स और बाहर काम करने वालों के लिए माइग्रेंट वर्कर रजिस्ट्री बनेगी। इनका मकसद विरोधी गठबंधन को उन्हीं के सबसे सेंसिटिव मुद्दों पर घेरना है। इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव में बात करते हैं 2030 के रास्ते की और भविष्य की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की। जब हम माइग्रेंट वर्कर रजिस्ट्री जैसा कोई सिस्टम बनाते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि डेमोग्राफिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम भारत के DPDP फ्रेमवर्क यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के दायरे में हो। लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करना और उनकी सहमति के बिना कुछ न करना ही एथिकल और कंसेंट ड्रिवन मोबिलाइजेशन की सच्ची पहचान है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 010-420-41602. Purpose beyond politics. और अंत में एक सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या 2030 का चुनावी अभियान आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और जाति की राजनीति से ऊपर उठ पाएगा? क्या ठोस डेटा इंजीनियरिंग सच में कुर्था और अरवल की मिट्टी की सबसे गहरी आर्थिक समस्याओं का कोई इलाज ढूंढ पाएगी? इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।